दोस्तों, शतरंज में कई बार ऐसा होता है कि पूरा खेल किसी एक चाल से नहीं बल्कि पहली 5 चालों से तय होता है। जो खिलाड़ी शुरुआत में बिसात पर अपना नियंत्रण बना लेता है, वही अंत तक खेल की दिशा तय करता है। भारतीय राजनीति भी आज बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़ी है। कुछ ही दिनों में मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है पार्लियामेंट का। टीवी चैनल इसे संसद का सत्र कहेंगे, अखबार इसे लोकतंत्र का पर्व बताएंगे। लेकिन अगर आप राजनीति को शतरंज की तरह समझते हैं तो यह सिर्फ संसद का सत्र नहीं है, यह अगले कई महीनों की राजनीतिक कहानी लिखने वाली बिसात है। यही से तय होगा कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। क्या जनता विकास की बात करेगी या महंगाई की? क्या चर्चा रोजगार पर होगी या जाति जनगणना पर? क्या विपक्ष सरकार को रक्षात्मक बना देगा या सरकार विपक्ष की हर चाल को बेअसर कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस शतरंज में पहली बार शह कौन देगा? नमस्कार, मैं हूं गजानंद पारिक और आप देख रहे हैं विमर्श। चलिए आज बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे के तथ्यों और रणनीति के आधार पर समझते हैं कि आखिर इस मानसून सेशन में कौन सा खिलाड़ी है, किस चाल की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले एक बात समझिए, भारत की संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है, यह वह मंच भी है जहां आने वाले चुनावों की राजनीतिक दिशा तय होती है। कई बार संसद के भीतर हुई बहस अगले दिन पूरे देश की बहस बन जाती है। एक भाषण, एक सवाल, एक जवाब या एक तीखा आरोप पूरे सप्ताह का राजनीतिक नैरेटिव बदल सकता है। इसलिए हर राजनीतिक दल संसद में सिर्फ सांसदों को संबोधित नहीं करता, वह करोड़ों मतदाताओं से संवाद कर रहा होता है। यही वजह है कि मानसून सेशन को राजनीतिक दल बेहद गंभीरता से लेते हैं। अब आइए सरकार की पहली रणनीति समझते हैं। आप शतरंज खेलते हैं तो जानते होंगे कि शुरुआत में कोई भी खिलाड़ी अपने राजा पर हमला नहीं करता, पहले वह अपने मोहरों को सही जगह पर लगाता है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार भी कुछ ऐसी ही रणनीति अपना सकती है। सरकार की कोशिश रहेगी कि संसद की चर्चा उन विषयों पर केंद्रित रहे जिन पर वह खुद को मजबूत मानती है, जैसे विकास, बुनियादी ढांचा, रेलवे, हाईवे, डिजिटल सेवाएं, रक्षा उत्पादन, आर्थिक सुधार और विभिन्न सरकारी योजनाएं। सरकार चाहेगी कि जनता के बीच यह संदेश जाए कि देश में राजनीतिक विवाद भले हों, लेकिन विकास का काम रुकना नहीं चाहिए। यानी सरकार का पहला लक्ष्य हुआ एजेंडा सेट करना। राजनीति में एजेंडा सेट करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर बहस आपके चुने हुए विषयों पर हो रही है तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। अब सरकार की दूसरी रणनीति समझिए। विपक्ष निश्चित रूप से कई सवाल उठाएगा, लेकिन सरकार कोशिश करेगी कि हर सवाल का जवाब तथ्यों, आंकड़ों और अपने फैसलों के आधार पर दे। सरकार यह दिखाना चाहेगी कि उसने जिन समस्याओं की ओर विपक्ष का इशारा कर रहा है उन पर कार्रवाई की है या कर रहा है। यानी रणनीति सिर्फ बचाव की नहीं बल्कि जवाबी आक्रमण की भी होगी। राजनीति में कई बार सबसे अच्छा बचाव आक्रमण ही होता है। और तीसरी रणनीति, सरकार यह भी चाहेगी कि संसद की कार्रवाई जितनी अधिक चले उतना अच्छा, क्योंकि जब सदन चलता है तो सरकार अपने विधेयकों, नीतियों और योजनाओं पर चर्चा कर सकती है। अगर सदन लगातार बाधित होता है तो विपक्ष इसे सरकार की विफलता बताएगा, जबकि सरकार कह सकती है कि विपक्ष चर्चा से बच रहा है। यानी सदन का चलना या न चलना भी अपने आप में राजनीतिक संदेश बन जाता है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं है, और इसका सबसे बड़ा संकेत कल कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक से मिला। मानसून सेशन में डिलिमिटेशन बिल आने वाला है और हम इसे रोकेंगे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने कल अपने संसदीय दल की बैठक सोनिया गांधी के घर पर अपनी अध्यक्षता में की। विपक्ष, मुख्यतः कांग्रेस, हर राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कह रही है कि हम परिसीमन के बिल को रोकेंगे, इसका विरोध करेंगे, जबकि सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई संकेत या कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि मानसून सत्र में परिसीमन बिल आने वाला है। तो विपक्ष की इस घबराहट को जनता क्या समझे? क्या वाकई अब संसद में परिसीमन बिल आने वाला है, या विपक्ष कंफ्यूज है कि संसद में कौन से मुद्दे उठाए जाएं? क्या विपक्ष को कोई अंदाजा नहीं है कि मानसून सेशन में सरकार कौन से बिल लाने वाली है, सरकार किन मुद्दों को उठाने वाली है और विपक्ष को किन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए? दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कुछ नेता कह रहे हैं कि हम परिसीमन इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि हमारी सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत की सीटें ज्यादा हो जाएंगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हिंदी से घृणा करने वालों को हिंदुस्तान पर राज करना, इसलिए वो परिसीमन नहीं होने देंगे देश में। बड़ी गजब बात है, गजब राजनीति है। क्या जनता मूर्ख है? क्या जनता को यह बात समझ नहीं आती? जनता तो यह भी देख रही है कि देश की राजनीतिक जमात देश के लिए कितना सोचती है। जिन मुद्दों पर ये विरोध करते हैं, क्या वो विरोध वाकई देश के लिए होता है या अपने निजी स्वार्थों के लिए? आखिर अप्रैल में जब डिलिमिटेशन बिल आया था तब शरद पवार की पार्टी ने उसका विरोध किया था, और आज लगभग 3 महीने बाद उसी शरद पवार की पार्टी ने अपना रुख बदलते हुए कहना शुरू कर दिया कि अगर 50% की बात आती है
अगर सीटों के बंटवारे की गारंटी सरकार देती है तो समर्थन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे की राजनीति सबको समझ आ रही है। शरद पवार की पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्या शरद पवार की पार्टी अपना राजनीतिक भविष्य बचाना चाहती है? क्या अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहती है? क्योंकि उनका जनाधार लगातार कम होता जा रहा है, तो क्या देश के मुद्दों पर आपका विरोध या समर्थन आपके राजनीतिक स्वार्थों के हिसाब से तय होता है? इसमें जनता कहां है? इसमें देश कहां है? आखिर देश और देश की जनता इन नेताओं के लिए कितने मायने रखती है? यह विषय बड़ा गंभीर है। सीधे शब्दों में बात करें तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक हित साधने के लिए देश की जनता और उनकी भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है? लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल उठता है कि जिस परिसीमन को लेकर विपक्ष इतना आक्रामक दिखाई दे रहा है, आखिर वह है क्या? क्या वह वास्तव में मानसून सेशन में ऐसा कोई बिल आने वाला है? पहले इस पूरी बिसात को समझते हैं। परिसीमन, हो सकता है कि आज इसकी चर्चा हर घर में ना हो, लेकिन आने वाले वर्षों में यही मुद्दा भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि परिसीमन है क्या। सरल भाषा में कहें तो देश की आबादी और अन्य संवैधानिक मानकों के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, यानी किसी क्षेत्र से कितने सांसद चुने जाएंगे, किन सीटों की सीमाएं बदलेंगी और किन राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा या घटेगा। यह सब परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ सकता है। यही कारण है कि इस केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मानना भूल होगी। यह भविष्य की राजनीतिक बिसात भी है। अब जरा राजनीति की तरफ आइए। अगर भविष्य में परिसीमन से जुड़ा कोई बड़ा संवैधानिक या विधायी कदम आता है तो स्वाभाविक रूप से संसद में व्यापक समर्थन जुटाने की राजनीतिक महत्वपूर्ण होगी। यही से राजनीति विश्लेषण शुरू होता है। पिछले कुछ समय में अलग अलग दलों के कई नेता और सांसद एनडीए में शामिल हुए या उसके करीब आए। इसके पीछे कोई संभावित कारण हो सकते हैं। किसी राज्य की स्थायी राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति, भविष्य, दल के भीतर असंतोष या सत्ता के साथ रहकर अपने क्षेत्र के लिए काम करने की रणनीति। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा भी सुनाई देती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में सरकार को किसी बड़े संवैधानिक बदलाव या महत्वपूर्ण विधेयक के लिए व्यापक समर्थन की आवश्यकता पड़े तो अधिक सांसदों का समर्थन उसकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है कि विपक्षी दलों के नेताओं को शामिल करने का उद्देश्य विशेष रूप से केवल परिसीमन से जुड़ा कोई विधेयक पारित करना है। इसलिए इसे तथ्य नहीं बल्कि एक राजनीतिक संभावना या विश्लेषण के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब विपक्ष की रणनीति समझिए। विपक्ष जानता है कि अगर भविष्य की राजनीति की बिसात परिसीमन से प्रभावित होती है तो आज से ही उस पर राजनीतिक बहस शुरू करना उसके लिए लाभकारी हो सकता है। इसी कारण कुछ विपक्षी दल इस मुद्दे को संसद और जनता दोनों के बीच प्रमुखता से उठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार कह सकती है कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उससे जुड़े निर्णय संविधान तथा कानून के अनुसार ही होंगे, यानी दोनों पक्ष एक ही विषय को अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं और यही लोकतंत्र की राजनीति है। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू कुछ और है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि जनता किसकी बात पर विश्वास करेगी। क्योंकि शतरंज में जीत उस खिलाड़ी की नहीं होती जिसके पास सबसे ज्यादा मोहरे हो, जीत उसकी होती है जो सामने वाले की अगली चाल को पढ़ ले। तो क्या परिसीमन आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी राजनीतिक बिसात बनने जा रहा है या फिर कोई दूसरा मुद्दा इस पूरी बहस को पीछे छोड़ देगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि इस मानसून सेशन में इस विषय की हर चर्चा पर राजनीतिक दलों की नजर जरूर होगी। अब मैं इस पूरी बिसात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं। शतरंज में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक वे जो सिर्फ सामने रखे मोहरे को देखते हैं और दूसरे वे जो 5 साल आगे की सोचते हैं। भारतीय राजनीति में भी यही फर्क दिखाई देता है। जब विपक्ष पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना या परिसीमन जैसे मुद्दे उठाता है और जब सरकार विकास योजनाओं, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक उपलब्धियों पर जोर देती है तो असल में दोनों पक्ष सिर्फ आज की बहस नहीं लड़ रहे होते, दोनों आने वाले चुनाव का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि जीत किसकी होगी। इसका जवाब आज कोई नहीं दे सकता। अगर सरकार संसद में अपने एजेंडे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाती है और विपक्ष के सवालों का संतोषजनक जवाब देती है तो उसे राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। अगर विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाता है जो जनता के बड़े हिस्से से जुड़ते हैं और वे चर्चा का केंद्र बन जाते हैं तो विपक्ष का राजनीतिक लाभ मिल सकता है, यानी बाजी अभी खुली हुई है। अब एक और बात, आज की राजनीति में संसद के भीतर जितनी बहस होती है उससे कहीं ज्यादा बहस संसद के बाहर होती है। एक भाषण की 30 सेकंड की क्लिप, एक वायरल बयान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक सोशल मीडिया पोस्ट कई बार पूरे दिन की राजनीतिक दिशा बदल देते हैं। इसलिए अब लड़ाई सिर्फ लोकसभा के अंदर नहीं बल्कि हर मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है और यही कारण है कि संसद का हर दिन डिजिटल राजनीति का भी एक बड़ा दिन होता है।
अब इस पूरी कहानी को बिहार चुनाव, उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2029 की तैयारी से जोड़कर देखिए। हर दल यह समझता है कि संसद में जो मुद्दे उभरेंगे वही आगे चलकर चुनावी भाषणों, रैलियों और सोशल मीडिया के अभियानों का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए मानसून सत्र केवल विधायी प्रक्रिया नहीं है, यह राजनीतिक संदेश देने का सबसे बड़ा मंच भी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली पात्र कौन है? न सरकार, न विपक्ष, बल्कि जनता। क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला संसद नहीं करती, अंतिम फैसला मतदाता करता है। मीडिया उन्हें दिखाता है, विश्लेषक उनका अर्थ समझाते हैं, लेकिन आखिरी निर्णय जनता के मन में बनता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, बिसात सिक चुकी है, सरकार अपनी चाल चलने को तैयार है, विपक्ष अपने मोहरे आगे बढ़ा चुका है। अब देखना यह है कि पहली सेक कौन देता है, कौन जवाब में बचाव करता है और कौन ऐसी चाल चलता है जो आने वाले महीनों की राजनीति की दिशा बदल दे। आपकी नजर किस मुद्दे पर है? पेपर लीक, महंगाई, जाति जनगणना, परिसीमन या विकास? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि भारतीय राजनीति की हर नई बिसात का विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।